उसके हाथ में पूरा तरह से खून लगा होता है। वो एक इंसान को पीटते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार तुमने उस इंसान को कैसे उस डंजन को कॉन्कर करने दिया जिसे तुम खुद ही नहीं कर पाए हो। हम देखें वो बंदा बहुत ही ज्यादा घायल होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं उसका यहाँ पर ध्यान रख लूंगा। एक बंदे को देखते हैं जो पेपर के पीछे से बोल रहा होता है एक ऐसा डंजन जिसे तुम लोग मिलकर भी कॉन्कर नहीं कर पाए हो और एक न्यूबी अकेले उस डंजन को कॉन्कर कर लिया है, तो तुम आखिरकार उसे कैसे सबक सिखाने वाले हो। लगता है कि तुम्हें एक अच्छा सबक सीखने का जरूरत है, क्यों है ना सिक्योरिटी टीम। और यहाँ पर बहुत सारे इंसान का सेम नाम है, तो चिंता करने का जरूरत नहीं, वो लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो इमेज समझ लेना बस। हम उसी बंदे को देखते हैं, भले ही इसका चेहरा पूरा तरह से नहीं दिखाया गया है। वो बोल रहा होता है कि क्या वो बंदा यहाँ पर एक न्यूबी होने के बाद भी अकेले ही डंजन को कॉन्कर कर लिया है। यहाँ पर उसका सिक्योरिटी बता रही होती है कि हाँ भले ही, लेकिन उसका यहाँ पर रेपुटेशन गिल में उतना भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पर बताती है रीजन, क्योंकि पहले डंजन रेड में ही वो अपने साथियों को अकेला छोड़ दिया और डंजन को कॉन्कर करने के बाद सारे रिवॉर्ड को अकेले ही रख लिया है। लेकिन भले ही दुनिया जितना भी खराब क्यों ना हो, अच्छा ही क्यों ना हो, हमेशा संख्या को ही मान्यता दिया जाता है। यानी यहाँ पर उस डंजन में किम नहीं था, बल्कि वो लोग थे जो किम को छोड़े थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि किम अकेला है और वो लोग 4 इंसान, तो दुनिया ये समझती है कि किम ने यहाँ पर उन लोगों को छोड़ा था। और यहाँ पर इस बंदा को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि हाँ भले ही वो बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ऑलरेडी वो 2 डंजन को अकेले कॉन्कर कर चुका है, लेकिन एक पॉइंट में आने के बाद, यानी इस पॉइंट के आने के बाद वो अकेले ही इतने सारे डंजन को क्लियर नहीं कर सकता है, यानी उसे यहाँ पर सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस बंदे के फोन में कॉल आता है। वो बोला जाता है कि यहाँ पर एक किम नाम का बंदा आपसे मिलना चाहता है। सुनने के बाद वो बंदा फाइनली अपने चेहरे को दिखाता है और वो बोल रहा होता है कि ओ तो यानी भेड़िया शेर की गुफा में खुद ही आना चाहता है, और उसके मुंह में बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा लुक होता है। और फिर हमारा सीन कहीं और जाता है, यानी फोनिक्स गिल में ही उन्हीं पहले वाले बंदे को देखते हैं, वो मैनेजर और असिस्टेंट को जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि बिल्डिंग 1 रैंक 8 डंजन में यहाँ पर फोनिक्स गिल को 20 स्लॉट मिला हुआ है। और बताया जा रहा होता है कि रैंक 1 का डंजन जो होता है या ए प्लस का डंजन होता है वो बहुत ही ज्यादा बेहद ही पावरफुल होता है और हर एक गिल्ड को उसमें 20-20 स्लॉट मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल वाला बात ये है, यानी प्रॉब्लम वाला बात ये है कि यहाँ पर गिल्ड में जितने भी फैक्शन होते हैं सब में 6-6 स्लॉट बांटा जाता है। उसके बावजूद भी लास्ट में 2 स्लॉट बच जाता है और यहाँ पर उस चीज की लड़ाई होता है कि आखिरकार वो 2 स्लॉट कौन लेने वाला है। यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि भले ही यहाँ पर 2 स्लॉट है, लेकिन ए रैंक के डंजन में बहुत ही ज्यादा नाइटी कीमती सामान मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर किसी के भी स्लॉट नहीं दे सकते हैं। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि आखिरकार वो डंजन में जाने के बाद क्या होने वाला है। और यहाँ पर वो मैनेजर बोल रहा होता है कि क्या अभी तक दोनों में से एक भी स्लॉट में कोई इंसान अप्लाई किया है ताकि वो इस डंजन के अंदर जा सके। यहाँ पर असिस्टेंट बोल रहा होता है कि नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं किया है। और वो बोल रहा था कि वाकई में क्या मसला है यार, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि आखिरकार उस डंजन में जाने के बाद उसके साथ क्या हो सकता है। और तभी हम देखते हैं उन लोगों का फोन रिंग होता है और यहाँ पर पार्क योंग वन ने कॉल किया होता है। असिस्टेंट देखने के बाद बोल रहा था कि क्या सच में ये सिचुएशन कम कॉम्प्लिकेटेड था कि इस सिचुएशन में ये बंदा भी यहाँ पर फोन कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि वो मैनेजर जो होता है उस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाता है। वो खड़ा होता है, वो बोल रहा होता है कि क्या पार्क की यहाँ पर ठीक है, मैं देखने के बाद तुम्हें फिर से कांटेक्ट कर रहा हूँ। और देखते हैं कि इस तरह का सिचुएशन देखने के बाद असिस्टेंट बोल रहा था कि मास्टर आखिरकार क्या हो गया है, मैनेजर क्या हो गया है। यहाँ पर वो बोल रहा था कि पार्क योंग वन ने यहाँ पर मुझे टीम के लिए एक बचा हुआ स्लॉट को बुक करने के लिए बोला है। और वो लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीम का जो र्यूमर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अकड़ू और बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का इंसान है और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका है और इसीलिए वो शायद से पार्क फैक्शन में ज्वाइन हो गया। ये सब इन लोगों को लग रहा होता है, अभी तक इन लोगों को भी इस बारे में कंफर्म नहीं होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है और हमें भी इस चीज के बारे में नहीं मालूम होता है। और यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं भले ही यहाँ पर पार्क योंग वन ने एक सीट को यहाँ पर टीम के लिए बुक कर रहा है, लेकिन बचे हुए 2 फैक्शन एक सीट के लिए जरूरी कॉम्पिटिट करेंगे या फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। भले यहाँ पर पार्क योंग वन ने बोला है कि मैं यहाँ पर संभाल लूंगा और टीम को ये बुक किया गया सीट दिया जाए, लेकिन हम लोग इस तरह के सिचुएशन में बैठकर बस मेडिटेट नहीं कर सकते हैं ताकि यहाँ पर बचे हुए 2 फैक्शन इस एक सीट के लिए यहाँ पर लड़ झगड़े। हालांकि यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा फालतू और बकवास की बातें सोचते हैं जो काम का तो नहीं है और फ्यूचर में जाकर ये सब क्लियर होने वाला है। लेकिन उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस के साथ एक क्वेश्चन होता है कि आखिरकार वो कैसा बंदा है जो यहाँ पर पार्क योंग वन को भी पूरा तरह से बनाने में कामयाब रहा ताकि वो खुद ही उसके लिए एक सीट को बुक कर दिया है ताकि वो उस A+ रैंक डंजन में जा सके। और यहाँ पर हम फिर देखते हैं पार्क योंग वन का सीन, जहाँ पर उसका सिक्योरिटी पूछ रही होती है कि आखिरकार तुमने यानी आपने किम के प्रपोजल को क्यों मान लिया है। वो गहरा सांस लेता है और फिर यहाँ पर कुछ बकवास बातें करता है और वो बोल रहा होता है कि जो भी हो बंदा हम लोग के लिए एक ऐसा चीज है जिसे हम लोग एक बार ही बस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हमारे लिए वो कोई भी काम का नहीं है। और अगर सिंपल सा बात किया जाए तो यहाँ पर पार्क योंग वन समझ रहा होता है कि किम बहुत ही इजी टारगेट है उसके लिए, जिसे वो एक बार आसान से इस्तेमाल कर सकता है और उसके बाद उसे किसी कचरे की तरह फेंक सकता है। लेकिन फ्यूचर में कौन जानता है कि क्या होने वाला है।
शायद से यही यहाँ पर किंग के द्वारा देखा जा सकता है। हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग को देखते हैं जो आते हुए उसी डायरी को ही पार्क योंगवान को दिखा रहा होता है, पूछ रहा होता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। देखते हैं वो बंदा यानी पार्क योंगवान बोल रहा होता है क्या सच में तुम इस चीज को दिखाने के बाद मुझे पैसों के लिए या फिर किस चीज के लिए ब्लैकमेलिंग करने वाले हो। और वो गुस्सा होते हुए वहाँ पर बोल रहा होता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि इस चीज को दिखाने के बाद तुम यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि पार्क के पीछे 2 बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा हट्टे कट्टे पीछे खड़े हो जाते हैं, मानो कि यहाँ पर किंग को बस एक इशारा और उसे जान से मार दे। किंग बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई ब्लैकमेल करने के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ पर मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पर उस A+ रैंक डंजन में घुसना चाहता हूँ उस इशू की वजह से। और ये बात सुनने के बाद पहले तो पार्क योंगवान थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि अरे तुम बहुत ही फनी बास्टर्ड हो। और ये बोलते हुए वो बोल रहा होता है कि क्या सच में तुम्हें मालूम भी है कि तुम किस तरह का डंजन में जाना चाहते हो। और किंग बोल रहा था कि ऑफकोर्स मैं जानता हूँ कि वो एक इस तरह का डंजन है जिसमें यहाँ पर मिसा गिल और फोनिक्स गिल एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्लॉट बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहाँ पर पार्क योंगवान उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि वाकई में किस तरह का इंसान बास्टर्ड हो तुम, यहाँ पर जानते हुए कि वो एक मौत का कुआं है उसके बावजूद भी तुम उसके अंदर कूदना चाहते हो। खैर जो भी हो, तो तुम यहाँ पर उस डंजन के अंदर जाना चाहते हो, ये सब जानने के बावजूद भी तुम्हें यहाँ पर तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। और ये बोलते वो कतई कमीना लग रहा होता है, मानो कि उसका दादा बाप परदादा सभी कमीना थे और वो भी कमीना ही पैदा हुआ हो। फिर हमारा सीन कियोनबू यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। यहाँ पर असल में बताया जाएगा कि वो A+ रैंक डंजन में क्या हो सकता है और किस तरह उस डंजन को क्लियर करना है। और वाकई में यहाँ पर एक बुढ़ा सा आदमी उस डंजन के बारे में बता रहा होता है कि ये डंजन असल में ऑर्क वो डंजन है और इसके अंदर हजारों ऑर्क मॉन्स्टर बाकी है और एक ऑर्क चैंपियन है जिसे हराने के बाद इस डंजन को क्लियर किया जा सकता है। और हम देखते हैं किम भी एक जगह खड़ा होते हुए ये सब सुन रहा होता है। वो हमें बताता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के हिसाब से इस डंजन में जितने इंसान सर्वाइव किए थे वो 70 इंसान थे, मतलब आधे इंसान, मतलब पूरे आधे इंसान इस डंजन में जाने के बाद मारे गए। इसलिए नहीं कि इस डंजन का जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंसान के खून करने में उतर आए थे और इंसान ही एक दूसरे को मारने लगे थे। हालांकि यहाँ पर हमें ये भी बताता है कि प्रीवियस लाइफ में इनफ एविडेंस ना होने की वजह से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया कि आखिरकार ये सब में क्या हुआ था और आखिरकार ये सब के पीछे मेन कल्प्रिट कौन है। लेकिन हाँ, मुझे इतना तो भरोसा है कि ये सब इंसान ही करने वाला है। और वो ये भी बताता है कि इस डंजन में जो ऑर्क चैंपियन है उसे मारने के बाद एक ऑर्क फैंग मिलने वाला है। और प्रीवियस लाइफ में जो सबसे ज्यादा इस डंजन में कंट्रीब्यूट किया था वो मिसा गिल है, जिसकी वजह से यहाँ पर सुजुन ली को यहाँ पर वो ऑर्क फैंग मिल गया था। यहाँ पर किम ये भी समझ आता है कि अगर ये सब में मिसा गिल है तो इनडायरेक्टली ही, लेकिन यहाँ पर सुजुन ली ये सब में इन्वॉल्व है। और यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि जो भी हो, अगर ये लोग आपस में ही लड़ाई करेंगे तो मुझे यहाँ पर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि मैं यहाँ पर अच्छा खासा रिसोर्सेज को गैदर कर लूँ इस डंजन से। और यहाँ पर किम का एक ही स्ट्रेटेजी होता है कि अपने वो पास्ट लाइफ के हिसाब से जो उसके पास मेमोरी है और वो इस लाइफ में जिस हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन बनता है वो उस हिसाब से प्लानिंग बनाएगा और इस डंजन को यहाँ पर कॉन्कर करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे इंसान यहाँ पर उस डंजन में घुसने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ पर हम लोग लगभग 200 से भी ज्यादा इंसान को देखते हैं जो घुस रहे होते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ गिल्ड के मेंबर को देखते हैं जैसे कि मिसा गिल, फोनिक्स गिल, लायन गिल और स्कल गिल को देखते हैं जो फिलहाल अभी कोरिया के टॉप गिल में से कुछ है। और यहाँ पर हम देखते हैं किम को जो अपने हुडी को पहनते हुए मुंह में स्माइल लेते हुए बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर पहला मिशन ये है कि मैं किसी भी तरह करके ऑर्क चैंपियन के फैंग को अपने हाथ में लूं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और जैसे ही हम देखते हैं कि सारे इंसान उस डंजन के अंदर घुसते हैं, वहाँ पर एक दूसरे से वो लोग बिछड़ चुके होते हैं और सब लोग इंसान अपने पार्टी मेंबर को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर एक इंसान आवाज लगाता है कि मिसा गिल के हर बंदे यहाँ पर आगे खड़ा हो जाओ। और वो लोग यहाँ पर आगे आने लगते हैं। ये देखने के बाद जितने भी बंदे होते हैं वो एकदम बहुत ही ज्यादा आश्चर्य चकराने के साथ देख रहे होते हैं, बोल रहे थे कि वाकई में ये लोग यहाँ पर टॉप गिल कहलाने के लायक है, चूंकि यहाँ पर वो लोग आते हुए ही अपना फॉर्मेशन बना लिए हैं और अपने एक इकट्ठे हो चुके हैं। जहाँ पर एक बंदा आते हुए अपना ही बढ़ोतरी कर रहा होता है, वो भी असल में मिसा गिल का ही मेंबर होता है। और यहाँ पर देखते हैं तभी एक ऑर्क मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखने के बाद सब लोग बोलते हैं कि उधर देखो एक ऑर्क मॉन्स्टर है। वहाँ पर हम एक हट्टे इंसान को देखते हैं जो असल में टैंक है, जो आगे आते हुए बोल रहा होता है कि इस ऑर्क मॉन्स्टर का ध्यान यहाँ पर मिसा गिल रख लेगा। तुम बच्चे लोग बस देखो कि यहाँ पर तुम्हारे डैडी किस तरह इस ऑर्क मॉन्स्टर को मारता है। वो यहाँ पर अपने अनडाइंग फाइटर वाले स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, अपने सिर को आगे कर लेता है ताकि वो ऑर्क मॉन्स्टर से यहाँ पर लड़ सके। और हम देखते हैं कि वो ऑर्क मॉन्स्टर यहाँ पर उस टैंक के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और उस हमले को खाने के बाद वो भी पता चल जाता है कि डैडी का भी डैडी यहाँ पर ये मौजूद है। लेकिन वो यहाँ पर अपने एक पार्टी मेंबर का हेल्प देता है जो असल में एक मैजिशियन होती है और वो अपने स्प्रिंग वाले एबिलिटी की मदद से उस ऑर्क मॉन्स्टर को वहाँ पर जकड़ लेती है और यहाँ पर वो दोनों मिलकर उस ऑर्क मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जंगल के अंदर से बहुत ही जोर चीखने का आवाज आता है, जिसकी वजह से पूरा जमीन भी धम धम यहाँ पर कांपने लगता है। और ये देखने के बाद सब लोग बोल रहे थे कि क्या अर्थक्वेक आखिरकार ये कहाँ से आ रहा है। जहाँ पर दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि ये अर्थक्वेक नहीं है बल्कि ये कुछ और ही है। हम यहाँ पर जंगल के अंदर देखते हैं कि हजारों की संख्या में ऑर्क मॉन्स्टर उसी की तरफ, मतलब वही आदमियों की तरफ यहाँ पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। जहाँ पर देखने के बाद सब लोग भी प्लानिंग करते हुए यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर वर्सेस ह्यूमन हंटर का फाइट होने लगता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में इंसान और
और मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं और खून खराबा हो रहा होता है। तभी हम पेड़ के ऊपर एक इंसान को देखते हैं ओनली। यहाँ पर किम होता है जो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर एक इंसान अगर इन लोग के पार्टी के से गायब भी हो जाता है, अगर 200 में एक इंसान गायब भी हो जाता है तो इन लोग को ये चीज में फर्क होने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही बात है तो चलो मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए और अपने काम को अंजाम देना चाहिए। और यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर इन और मॉन्स्टर का ख्याल रख लेंगे। और किम हमें ये भी बताता है कि असल में इन लोग का सिंपल स्ट्रेटेजी है कि वो लोग यहाँ पर पहले हजारों और मॉन्स्टर को जान से मारेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो चैंपियन ऑर्क है उससे फाइट करने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी किम जो होता है वो ऑर्क चैंपियन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। किम बोल रहा होता है कि जब तक ये लोग इन ऑर्क मॉन्स्टर को जान से मारेंगे और चैंपियन के पास जाएंगे तब तक मैं यहाँ पर ऑर्क पेन को अपने कब्जे में कर लूंगा। और फिर हमारा सीन कहीं और चले जाता है, जंगल के किसी और कोने में हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं और एक ऑर्क जो चेयर में बैठा होता है असल में यही ऑर्क चैंपियन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्क जो यहाँ पर बंदी बने हुआ होता है और दूसरा ऑर्क उसका सर उड़ा देता है। हम देखते हैं और चैंपियन वहाँ पर खड़ा होता है अपने हथियार लेते हुए बोल रहा होता है कि और समाज अमर रहे और समाज अमर रहे। असल में मॉन्स्टर लैंग्वेज में खपू खपू कुछ बोल रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम भी आ चुका होता है। वो एक पहाड़ के चोटी में खड़े होते हुए सब देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सोचा था यहाँ पर जो और फाइटिंग से भाग रहे हैं अगर मैं उसका पीछा करूंगा तो मैं इस और चैंपियन को ढूंढ लूंगा। और यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि चूंकि यहाँ पर सारे और मॉन्स्टर जो पावरफुल है और इंसान एक दूसरे से फाइट करे तो मैं इस और मॉन्स्टर का यहाँ पर और चैंपियन का यहाँ पर ख्याल रख लूंगा। फिर हमारा सीन उन्हीं लोग की तरफ जाता है जो और मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि वाकई में इतना भी मुश्किल नहीं इन ऑर्क से सामना करना। हम लोग इससे सामना करने के लगता है कि बहुत सारे ऑर्क जो मॉन्स्टर है वो हमारा ख्याल मतलब हमारा इंतजार कहीं और कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि तभी उसके सामने एक मैसेंजर आता है जो बता रहा होता है कि गिल मास्टर तो अभी के लिए यहाँ पर गिल मास्टर है वो मिसा गिल का है। वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे और मॉन्स्टर है जो हमारे ही तरफ आ रहे हैं। बंदा पूछ रहा होता है कि कितने हैं वो, जहाँ पर वो मैसेंजर बताता है कि वो लोग कम से कम हजारों के तादाद में जो और यहाँ पर हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। और वो बंदा सबको बोल रहा होता है कि चलो तब हम लोगों को और टाइम यहाँ पर प्रिपेयर करने का जरूरत है, हम लोगों को उन लोगों से फाइट करने का जरूरत है जहाँ पर सारे जो असल में अलग अलग गिल के होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम होते कौन हो जो हमें यहाँ पर कमांड दे सको। यहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है कि अभी असल में हम लोगों को इस तरह लड़ना नहीं चाहिए और तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कोई मामूली कच्चे खिलाड़ी है, हम लोग मिसा गिल के हैं तो यहाँ पर हम लोगों को अभी एक साथ वर्क करना चाहिए और उन और मॉन्स्टरों को यहाँ पर जान से मारना चाहिए। और वो यहाँ पर लायन गिल के बंदों को आगे बुला रहा होता है। यहाँ पर हम लोग लायन गिल के जो हंटर होते हैं उसे देखते हैं जो आगे आते हुए यहाँ पर मिसा गिल के वो चिढ़ाते हुए बोल रहे होते हैं कि वाकई में कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है तुम लोगों के पास है ना कि तुम लोग और मॉन्स्टर से भी लड़ने से डर रहे हो। है धरती का लगता है कि तुम लोग यहाँ पर जबरदस्ती इस डंजन रेड के लिए यहाँ पर साइन किए हो। और ये बोलते हुए यहाँ पर लायन गिल के बंदे अलग हो जाते हैं जहाँ से पता चलता है कि असल में यहाँ पर लायन गिल और मिसा गिल और बाकी बंदे यहाँ पर अलग अलग हंट करने वाले हैं। और ये तो हमेशा सही होते रहा है, जहाँ पर पावर का बात होता है वहाँ पर इंसान एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझते हैं। सब लोग एक दूसरे को अपना बड़ा बनाना और दिखाना चाहते हैं। फिर हमारा सीना सर मैकिंग की तरफ चले जाता है जहाँ पर वो दो और स्केलेटन को समन कर लेता है और यहाँ पर वो और चैंपियन के सामने आ जाता है जहाँ पर हम उस और चैंपियन को देखते हैं जो पहले तो उस कुर्सी में एक सरदार की तरफ बैठा होता है लेकिन फिर वो खड़ा होता है और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर हम उसके साइज को देखते हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा होता है नॉर्मल ऑर्क मॉन्स्टर से और वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने ऑर्क फ्रैंक को एक्टिवेट कर लेता है जो एक एक्टिवेट आर्टिफैक्ट होता है। असल में इसे एक्टिवेट करने के बाद उसे सुपर रीजनरेशन एबिलिटी और साथ में सुपर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि वो किसी कीड़ों की तरह उस ऑर्क स्केलेटन को मार रहा होता है और किंग अपने हाथ में एक बो एरो लेते हुए बोल रहा होता है कि मुझे किसी तरह करके इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा, इसे यहाँ पर मुझे इस एरो से शूट करना होगा ताकि ये यहाँ पर कमजोर हो सके। और सिंपल सा यहाँ पर किंग का पहले वाला ही स्ट्रेटेजी होता है जिस तरह वो और वॉरियर को वहाँ पर जान से मारा था, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देता है इस और चैंपियन को क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो तो बस यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की तरह इस और स्केलेटन को जान से मार रहा होता है और किंग बोल रहा था कि बस एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मैं इसे यहाँ पर जान से मार दूंगा। और किंग यहाँ पर उस एरो को शूट कर देता है अपने बेस्ट चांस को देखकर। लेकिन यहाँ पर ये और चैंपियन थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी होता है इसीलिए वो और यहाँ पर उस एरो को डॉज कर लेता है। यहाँ पर किम भी ये देखने के बाद आश्चर्यचकित होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या सच में इसने यहाँ पर मेरे एरो को डॉज कर लिया और ये यहाँ पर इंटेलिजेंट भी है। और हम देखते हैं कि बॉस और चैंपियन का एक गुस्सा भरा लोग जो यहाँ पर घूरते हुए किम को ही देख रहा होता है। समझो कि यहाँ पर अब किम के पास आखिरी चांस हो। किम को भी हम देखते हैं जो बोल रहा होता है कि नहीं ये जरा सा भी अच्छा नहीं है, ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है। अगर मेरे सेल प्लेन में इतना बड़े लूप होल आ चुके हैं तो चलो मुझे अब यहाँ पर इस प्लेन को चेंज करना होगा। अब हम लोग देखेंगे कि